नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए लगातार टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो इसी क्रम में ये अगली टेस्ट सीरीज़ है और इस टेस्ट सीरीज़ को कम्प्लीटली देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। ये केवल यूपीएससी के लिए नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस के लिए और वनडे एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें उनकी भी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे से हो सकती है। तो आप सभी लोग इसको देखिएगा और इस टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके लिए कैसी रही। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मिशन अंत्योदय से संबंधित है कि मिशन अंत्योदय जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये क्या स्टेटमेंट ये बिल्कुल ये सही है? तो बिल्कुल नहीं, जी नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ये संसाधनों के एकत्रीकरण के माध्यम से योजना के लिए बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के साथ सरकार के हस्तक्षेप को समेकित करना चाहता है। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है कि यह मिशन केवल ग्राम पंचायत के स्तर पर भौतिक बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यस, ये वाला स्टेटमेंट सही है। बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी। बात करते हैं किस तरीके से मिशन अंत्योदय का कार्यान्वित इसको किया जा रहा है और किस किस के लिए किया जा रहा है, यहाँ पे पूरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा पर्पज़ केवल क्वेश्चन लगवाना नहीं है बल्कि उससे संबंधित जितने भी चीज़ें रहती हैं उनको सभी को कंप्लीट करवाना और कम्प्लीटली रिवीजन करवाना है ताकि आपके एग्जाम में आप बहुत बेहतर कर पाएँ। ठीक है, मिशन जो अंत्योदय है, मिशन अंत्योदय जीवन और आजीविका को बदलने वाले जो मापदंड हैं उन मापदंडों पर मापने योग्य प्रभावी परिणाम के लिए एक ये रूपरेखा के रूप में काम करता है। और यह मिशन मोड परियोजना है जो ग्राम पंचायत स्तर पर दक्षता प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी व्यापक और एकीकृत प्रणाली की परिकल्पना की गई है। ग्राम पंचायत परिवर्तन की निगरानी और मानदंडों के आधार पर रैंकिंग के लिए बुनियादी इकाई है। यह ग्राम पंचायतों के विविध आकार को देखते हुए राज्यों द्वारा मिशन अंत्योदय की रूपरेखा को कार्यान्वित करने के लिए 50,000 ग्राम पंचायतों के 5,000 समूह कितने 5,000 समूहों को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, अब मिशन अंत्योदय जो ग्रामीण आजीविका मिशन अंत्योदय ग्रामीण आजीविका में परिवर्तन को गति देने के लिए क्या किया गया है? पेशेवरों, संस्थानों और उद्यमों के नेटवर्क के साथ ही भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। स्वयं सहायता समूह अपनी सामाजिक पूंजी और सामाजिक गतिशीलता के लिए प्रमाणित क्षमता के कारण अभिसरण दृष्टिकोण के प्रति समर्थक साबित होते हैं। ठीक है, यहाँ जोर केवल भौतिक आधारभूत संरचना पर ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना पर भी दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या क्या कौन से क्षेत्र आते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कि कृषि आता है, बागवानी आता है, पशुपालन आता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ इन परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे कि मजदूरी निर्माण, कौशल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका निर्माण जैसे क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना का उद्देश्य है? ये आपको देखना है। फर्स्ट में दिया ए में दिया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सामाजिक, आर्थिक और मूलभूत सुविधाएं विकसित करना इसका उद्देश्य है। सेकंड दे रहा है कि हाथ से मिला ढोने की प्रथा को उन्मूलन करना है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जनसाधारण को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। और लास्ट दे रहा है कि यह एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जनजातीय लोगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। तो इसमें से पहला सही हो जाएगा। फर्स्ट की जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है उसका उद्देश्य अल्पसंख्यक किसके लिए अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सामाजिक, आर्थिक, मूलभूत सुविधाएं विकसित करना है। किस तरीके से? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक सशक्तिकरण और रोजगारों के लिए कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया है कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित और पुनर्नामांकित किया है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सामाजिक, आर्थिक, मूलभूत सुविधाओं की संपत्तियां जैसे कि कॉलेज, स्कूल, पॉलिटेक्निक, गर्ल्स हॉस्टल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास केंद्र आदि को विकसित करना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि नई स्वर्णिम योजना पिछड़े वर्गों से संबंधित महिला उद्यमियों को
अवधि ऋण प्रदान करती है। साथ ही साथ दूसरे स्टेटमेंट में दिया है कि नई स्वर्णिम योजना को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा शुरू किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है वित्त एवं विकास निगम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत संचालित उपक्रम है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, किस तरीके से? तो यहाँ पे देखते हैं, नई स्वर्णिम योजना की शुरुआत महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा ही की गई थी और जिसके अंतर्गत लक्षित समूहों से संबंधित महिला उद्यमियों को सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ योजना स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है, जो इसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को 1992 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यह पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और कौशल विकास एवं स्वरोजगार में इन वर्गों के कमजोर वर्ग की सहायता के लिए काम करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसडीजी लक्ष्यों के बारे में हम बात करेंगे, फिर से एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 17 के 17 एसडीजी लक्ष्य यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता है कि एसडीजी लक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एसडीजी लक्ष्य की। तो सतत विकास लक्ष्यों के विषय में ये देखना है इन युग्मों में कौन से युग्म सही हैं और कौन से युग्म इसमें से सही नहीं है। ठीक है, एसडीजी 10 में क्या रखा गया है? असमानता में कमी लाना, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और वहीं सेकंड है कि एसडीजी 5 में गरीबी पूर्णतः समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड है कि एसडीजी लक्ष्य 13 में जलवायु कार्रवाई पर ध्यान दिया जाएगा, यस ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपका पहला और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य की। तो सतत विकास लक्ष्य आपको पता ही है, विकास लक्ष्यों की सफलता पर निर्मित किए गए हैं और गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। नए लक्ष्य ग्रह की रक्षा करते हुए समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु गरीब, अमीर, मध्यम आय वाले सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिए आवश्यक हैं। ये लक्ष्य नए क्षेत्रों जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, स्थायी उपभोग, शांति और न्याय को भी शामिल इसमें किया गया है। ये लक्ष्य परस्पर संबद्ध रखते हैं। अक्सर एक लक्ष्य की सफलता की कुंजी दूसरे लक्ष्य के साथ जुड़े मुद्दों से निपटना है। बात करते हैं एसडीजी 17 लक्ष्यों के बारे में। तो एसडीजी 17 लक्ष्यों में फर्स्ट जो लक्ष्य है, फर्स्ट में पहले लक्ष्य में बात की गई है कि गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित बात किस में की गई है? फर्स्ट लक्ष्य में। ठीक है, दूसरे में बात की गई है भुखमरी से मुक्ति। जो एसडीजी के 17 लक्ष्य रखे गए हैं उसमें से दूसरा लक्ष्य है, उसमें बात कही गई है भुखमरी से मुक्ति के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है, थर्ड जो लक्ष्य है उसमें बोला है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, और फोर्थ लक्ष्य में बोला गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिफ्थ में लैंगिक समानता, क्या बोला गया है? लैंगिक समानता। ठीक है, छठवें में स्वच्छ जल और साफ सफाई। ये स्टेटमेंट कई बार मैंने एग्जाम के इतने टेस्ट पेपर देखे हैं उनमें कई बार ये देखा है। ठीक है, लक्ष्य 7 में बात कही गई है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में। लक्ष्य 8 में बोला है उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास के बारे में। लक्ष्य 9 में बोला गया है उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाओं के लिए। लक्ष्य 10 में बात की गई है असमानताएं कम करना। लक्ष्य 11 में सतत शहर और संतुलित समुदाय के लिए बात कही गई है। वहीं लक्ष्य 12 में उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन के बारे में बात कही गई है। वहीं लक्ष्य 13 में जलवायु कार्रवाई के बारे में बात कही गई है। लक्ष्य 14 जलीय जीवन से संबंधित है। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन से संबंधित है। लक्ष्य 16 शांति एवं न्याय और सशक्त संस्थाओं से संबंधित है। वहीं लक्ष्य 17 लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु साझेदारी से संबंधित है। इस तरीके से आज हमने फिर से 17 के 17 लक्ष्य यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए एक मूल्यांकन अभिकरण है।
ठीक है। ये आपको देखना है, इसमें से मतलब ये जो कथन है इन पर विचार करना है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए एक मूल्यांकन अभिकरण है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में मैसूर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं जो गलत हैं। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, किस तरीके से तो देखते हैं यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद को सर्वेक्षण का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है। शहरी विकास मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, मतलब इंदौर घोषित किया गया था, ना कि मैसूर। तो ये स्टेटमेंट गलत था, जबकि भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वाटर प्लस प्रोटोकॉल का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, यानी कि वाटर प्लस प्रोटोकॉल का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो ये देखना है यहाँ पे। फर्स्ट में बात कही गई है कि यह वर्षा जल संचयन की वृद्धि के लिए शुरू की गई पहल है। सेकंड है कि यह स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक पहल है। थर्ड स्टेटमेंट है कि यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिशा निर्देश प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अनुपचारित अपशिष्ट जल को पर्यावरण में ना बहाया जाए। थर्ड स्टेटमेंट है, लास्ट है कि इसका उद्देश्य देश के जल तनाव वाले क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या से निपटना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। किस तरीके से तो देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का शुभारंभ किया गया था। इसी मंत्रालय के द्वारा वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण को संचालित किया गया। मंत्रालय ने वाटर प्लस प्रोटोकॉल और टूल किट भी लॉन्च किया। वाटर प्लस प्रोटोकॉल का उद्देश्य शहरों कस्बों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अनुपचारित अपशिष्ट जल पर्यावरण में नहीं बहाया जाए, जिससे स्वच्छता मूल्य श्रृंखला में स्थायित्व कायम होगा। ठीक है, टूल किट आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तय किया गया विस्तृत SBM वाटर प्लस प्रोटोकॉल मुहैया करवाता है। साथ ही इसमें वे घोषणा प्रारूप भी शामिल हैं जिन्हें विभिन्न हितधारकों से प्राप्त किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस घोषणा एवं प्रमाणन प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर वार्डों, कार्य सर्किल और शहरों को जमा करवाना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जल संचयन प्रथाओं के विषय में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि मिशन काकती किस से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से। पानी पंचायत किससे संबंधित है? झारखंड राज्य से। जल युक्त शिविर अभियान कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। इनमें से ये कौन कौन से सुमेलित हैं? तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट सही, फर्स्ट सुमेलित है, बाकी सेकंड और थर्ड इसमें सुमेलित नहीं है। किस तरीके से तो देखते हैं। मिशन काकती तेलंगाना में सभी लघु सिंचाई टैंकों और झीलों के पुनः स्थापन का एक कार्यक्रम है। इनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु गाद निकालने के लिए टैंक और झीलों की तली को खोदा जाता है। पानी पंचायत सतही जल और भूजल के सामूहिक प्रबंधन में लगे किसानों के एक समूह की शैक्षिक गतिविधि है। वहीं पानी पंचायत अधिनियम 2002 द्वारा समर्थित यह भागीदारी सिंचाई प्रबंधन उड़ीसा में फल फूल रही है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2019 तक क्या किया है कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त राज्य बनाने के लिए जल युक्त शिविर अभियान परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में नदियों के गहरीकरण, चौड़ीकरण, सीमेंट एवं मिट्टी के स्टाम्प डैम का निर्माण, नालों संबंधी कार्य और खेत तालाबों की खुदाई शामिल है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जल शक्ति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पे कि यह देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए चलाया गया एक अभियान है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह अभियान देश के जल तनावों वाले जिला और ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों का सहयोगात्मक प्रयास है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। तो इसमें से तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं क्या हैं? तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इससे हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीत श्रृंखला विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। NCCD कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह शीत श्रृंखला आधारित संरचना के विकास के लिए मानकों और संलेखों की सिफारिश करता है। तो इसमें से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, हाँ यहाँ ये बात कर लेते हैं क्योंकि ये इससे हमने डिस्कस मतलब अभी तक हमने खुद भी नहीं कमी इसको देखा है। तो शीत श्रृंखला विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत स्थापित उत्कृष्टता हेतु एक स्वायत्त केंद्र है। यह उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ घनिष्ठ सहयोग में कार्य करने हेतु सोसाइटी के तौर पर पंजीकृत है। भारत में एकीकृत शीत श्रृंखला को बढ़ावा और विकसित किया जा सके, जिससे जल्दी खराब होने वाले फल एवं सब्जी तथा अन्य नाशवान कृषि वस्तुओं की बर्बादी को कम किया जा सके एवं किसानों उपभोक्ताओं के लाभ में वृद्धि की जा सके। शीत श्रृंखला विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र के उद्देश्यों में जो शामिल है वो है कटाई के बाद के प्रबंधन सहित शीत श्रृंखला के आधारित संरचना भवन के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की सिफारिश करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। शीत श्रृंखला उद्योग द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे, भवन, प्रक्रिया, सेवाओं की बेंचमार्किंग और प्रमाणन के लिए एक तंत्र का सुझाव देना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आधारिक संरचना परियोजना के विषय में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सागरमाला परियोजना पत्तनमुखी विकास उद्देश्य है इसका। सेतुमाला परियोजना का उद्देश्य रेलवे ब्रिज निर्माण है, या सेतु भारतम परियोजना का सड़क निर्माण क्या है उद्देश्य। तो इसमें से ये देखना है कौन कौन से मिले हैं। तो इसमें से केवल और केवल सागरमाला परियोजना जो पत्तनमुखी विकास से संबंधित है, बाकी दोनों के दोनों जो ये हैं युग्म ये सुमेलित नहीं है। अब कैसे सुमेलित नहीं है तो देखते हैं कि सागरमाला परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के पत्तनों, जैसा कि आपको पता है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है। सागरमाला परियोजना उससे रिलेटेड है, जिससे क्या होगा कि पत्तन के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाया जा सके और भारत की समृद्धि में योगदान करने के लिए समुद्र तट विकसित किया जा सके। इसका उद्देश्य है कि मौजूदा पत्तन को आधुनिक विश्व स्तरीय पत्तनों में बदलना और पत्तनों, औद्योगिक समूहों एवं आंतरिक इलाकों के विकास को एकीकृत करना भी है। साथ ही सड़क, रेल, अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों के माध्यम से कुशल निकासी प्रणाली विकसित करना, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तन तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के चालक बन गए हैं। ठीक है, भारतमाला परियोजना है वो राजमार्ग क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम है जो आर्थिक गलियारों के विकास, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट, राष्ट्रीय गलियारा व्यवस्था में सुधार, सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, ठीक है, तटीय व पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कें, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करके देश भर में माल और यात्रियों की आवाजाही को कुशलता के साथ अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। वहीं सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए पुलों का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्ति बनाना है। यह रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार दुर्घटनाओं और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए चलाया गया है। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हमसे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।